नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति एम वेंकैया नायडू को लिखा खत। कहा, सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल मांगे माफी। अग्निपथ स्कीम पर विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। तृणमूल कांग्रेस ने कहा, 4 साल बाद राज्यों पर नौकरी देने का दबाव क्यों बना रही है केंद्र सरकार। अग्निवीरों की नौकरी का बंदोबस्त खुद करे केंद्र। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उठाए सवाल। कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। कहा, फोटोकॉपी को कैसे सबूत माने। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 712 अंकों की तेजी के साथ 57,570 पर हुआ बंद। निफ्टी 228 अंकों की तेजी के साथ 17,158 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है संसद में मचे हंगामे से। लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे जैसे महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग कर रहा था, तो सत्ता पर काबिज बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान की आड़ में सोनिया गांधी पर निशाना साधा। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़े ट्वीट पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की। वहीं आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने गुजरात को लेकर बीजेपी को किया बेनकाब। साथ ही बात होगी मुश्किलों में घिरे पार्थ चटर्जी की। ममता सरकार के किस मंत्री पर है अब ईडी की नजर। इस खबर पर भी करेंगे चर्चा। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। देश की संसद इस वक्त सियासी अखाड़ा बनी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई में बार बार रुकावट आ रही है। संसद के मॉनसून सत्र में आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में थोड़ी देर भी चर्चा नहीं हो सकी, जिसके चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद का मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ था तब पीएम मोदी ने अनुरोध किया था कि कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें, कोई भी सांसद हंगामा ना करे। लेकिन लगता है कि बीजेपी के सांसदों ने ही पीएम मोदी की बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि विपक्ष से ज्यादा तो सदन में सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों का शोर गूंज रहा है। अधीर रंजन चौधरी के बयान को बीजेपी ने इस कदर हवा दी कि सदन की कार्रवाई ही नहीं चल पा रही है। सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल लोकसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा बरपने लगा। विपक्ष ने सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को धमकाने और डराने के लिए बीजेपी सांसदों सहित मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किया गया चौंकाने वाला प्रयास संवैधानिक मूल्यों पर हमला है, संसदीय शिष्टाचार और गरिमा का घोर उल्लंघन है। विपक्ष के इस हंगामे के बीच बीजेपी ने भी अधीर रंजन चौधरी का मुद्दा उठा दिया और एक बार फिर सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश की गई। इस हो हल्ले के बाद कामकाज ठप पड़ गया। वहीं राज्यसभा में भी यही हाल रहा। कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कल संसद में मेरे खिलाफ हंगामा हो रहा था, लेकिन मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। कल जिस तरह से सोनिया गांधी पर निशाना साधा गया, उस पर सरकार को माफी मांगनी चाहिए। जो विवाद हो रहा है उसके केंद्र में मैं हूं। इसके बावजूद बीजेपी सोनिया गांधी पर हमला कर रही है। अब बयान पर छिड़े घमासान पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, जिसकी वजह से संसद में कामकाज ठप हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे चलेगा काम। संसद में बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने नहीं है, बल्कि संसद से बाहर भी दोनों दलों के बीच सियासी घमासान जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मानहानि की याचिका पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पवन खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने का निर्देश भी दिया जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस से बार चलाने का आरोप लगाया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेताओं को समन भेजा है। कोर्ट ने समन भेजकर जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लगाने वाले ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहा है।
कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता पोस्ट को नहीं हटाते हैं तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही इसे हटाना होगा। जस्टिस मिनी पुष्करण की सिंगल जज बेंच ने कहा कि 18 अगस्त तक ये तीनों नेता अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि स्मृति की बेटी के खिलाफ तथ्यों की जांच किए बिना आरोप लगाए गए हैं। दूसरी ओर कोर्ट के समन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम सच्चाई को सामने लाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया, स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने हमें नोटिस जारी किया है। हम अदालत के सामने तथ्य पेश करेंगे, हम इसे चुनौती देंगे और श्रीमती ईरानी द्वारा भटकाने के इस प्रयास का खंडन करेंगे। जयराम रमेश ने संकेत दिए हैं कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और इसके लिए जो ट्वीट किए हैं वो ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि अदालत के सामने प्रमाण रखेंगे जिसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में अवैध तरीके से बार और रेस्टोरेंट चला रही हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके नाम पर बार का लाइसेंस रिन्यू कराया गया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर लगा रहे हैं, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने सफाई देते हुए कहा था कि उनकी बेटी पढ़ाई करती है, वे बार नहीं चलाती और इसे लेकर स्मृति ने कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भले ही स्मृति ईरानी के हक में आदेश दिया हो, लेकिन कांग्रेस भी झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि गुजरात को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को बेनकाब कर दिया है। गुजरात में जहरीली शराब के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने जहरीली शराब पीने से जान जाने के आंकड़ों को सामने रखते हुए सरकार से सवाल पूछे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में साल 1960 से ही शराबबंदी लागू है, लेकिन साल 2017 में बीजेपी सरकार ने शराबबंदी के कानून में कुछ संशोधन करके इसमें सख्त सजा का प्रावधान जोड़ दिया था। लेकिन इसके बावजूद राज्य में बिना रोक टोक के शराब बेची जा रही है। जहरीली शराब पीने से जान जाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में राज्य के भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद में जहरीली शराब से 42 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए, वहां लगातार अरबों की ड्रग्स भी बरामद हो रही है। ये बेहद चिंता की बात है। बापू और सरदार पटेल की धरती पर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रहे हैं? इन माफिया को कौन सी सत्ताधारी ताकतें संरक्षण दे रही हैं? इस पूरे मामले में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तो सीधा कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है। बीते 15 सालों में 845 से ज्यादा लोगों की जान जहरीली शराब की वजह से जा चुकी है। यानी विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है और इससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान 2-3 महीने में ही हो जाएगा और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुट गया है। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जहरीली शराब के मुद्दे पर बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है। वहीं कांग्रेस के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है, जिससे बीजेपी पर हार का खतरा बढ़ गया है। खतरे में तो ममता सरकार भी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी की छापेमारी सुर्खियों में है। अब तक 53 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद हो चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैश का आंकड़ा 100 करोड़ तक जा सकता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी ईडी की हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ के बीच लगातार खुलासे हो रहे हैं, जिससे टीएमसी भी मुश्किल में दिख रही है। ममता बनर्जी पार्थ को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर चुकी हैं। पार्टी पदों से भी उन्हें हटाया जा चुका है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी साफ कह चुकी हैं कि अगर पार्थ ने गड़बड़ी की है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वो पार्थ का बचाव नहीं करेंगी, लेकिन ईडी की कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अब पार्थ और अर्पिता नई मुसीबत में घिरते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब एसएससी स्कैम मामले में आयकर विभाग और डीआरआई भी जांच शुरू करेंगे। आयकर विभाग ने अर्पिता की पिछले 5 सालों की आईटीआर तलब की है, तो वहीं छापे के दौरान बरामद सीडी को लेकर पार्थ से पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। जांच एजेंसी को शक है कि रिश्वत की रकम नीचे से लेकर ऊपर तक जाती थी। सीबीआई पहले से ही मामले की जांच में जुटी है। कल ही प्रवर्तन निदेशालय ने शहर के चिनार पार्क
पार्क इलाके में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से जुड़े एक अन्य अपार्टमेंट पर देर शाम छापेमारी की थी। इससे पहले मुखर्जी के एक फ्लैट से लगभग 28 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुए थे और पिछले हफ्ते शहर में उसके एक और फ्लैट से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। तो उधर इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि वो इस षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पहली बार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो वहीं अर्पिता मुखर्जी की आज अचानक तबीयत खराब हो गई है। बता दें कि जिस वक्त उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था, जैसे ही गाड़ी से अस्पताल के अंदर ले जाया गया, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद अर्पिता को डॉक्टरों की टीम की तरफ से चेकअप किया गया। हालांकि अभी तक डॉक्टरों की तरफ से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब सवाल उठ रहा है कि पार्थ के बाद कौन सा मंत्री ईडी के निशाने पर है। इधर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। महाराष्ट्र में नई सरकार बने करीब 1 महीना हो गया है, लेकिन अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। इतने बड़े राज्य में मंत्रिमंडल के नाम पर सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं जो पूरी सरकार चला रहे हैं। विपक्ष इसे 2 लोगों की सरकार कहकर तंज कस रहा है। हर दिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नई तारीखें सामने आती हैं, लेकिन विस्तार नहीं होता। अब कैबिनेट के विस्तार को लेकर सीएम शिंदे ने प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बने 1 महीना हो चुका है, लेकिन कैबिनेट के नाम पर सिर्फ 2 लोग महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। एक है सीएम एकनाथ शिंदे, तो दूसरे हैं बीजेपी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब विपक्ष ने भी शिंदे को घेरना शुरू कर दिया है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल विस्तार की जल्द घोषणा की बात कही है। खबरों के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार में कैबिनेट गठन के फार्मूले पर सहमति बन गई है। हालांकि अभी तक इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बाद नई सरकार बनी थी, जिसमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब जो खबरें आ रही हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का फार्मूला तय हो गया है। कहा जा रहा है कि शिंदे गुट ने भी इस पर सहमति जता दी है, लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच टकराव थमता नहीं दिख रहा। दरअसल राज्य सरकार में मंत्री पदों का आंकड़ा उम्मीदवारों से कम है। गुरुवार को ही सीएम शिंदे ने कहा था कि 2 से 3 दिनों में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तारीख बताने से इनकार कर दिया था और बताया था कि विभागों का आवंटन जल्द किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्री पद के दावेदारों की संख्या ज्यादा होना बड़ी समस्या है। अगर शिंदे गुट को देखें तो यहाँ 50 विधायक हैं, इनमें से 40 विधायक शिवसेना से हैं। सभी मंत्री बनना चाहते हैं। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में सीएम समेत 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के कैबिनेट गठन में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्योंकि शिंदे ने जो प्लान तैयार किया है उस पर बीजेपी राजी नहीं है। तो क्या अब शिंदे गुट में होगी बगावत? महाराष्ट्र में शिंदे पर बगावत का खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक में भी हालात ठीक नहीं है। कर्नाटक में कानून व्यवस्था को लेकर बोम्मई सरकार विपक्ष के निशाने पर है। राज्य में एक के बाद एक हुई हत्या की घटना को लेकर जनता भी मौजूदा सरकार से नाराज है। ऐसे में सीएम बसवराज बोम्मई के बयान ने राज्य का सियासी पारा भी गरमा दिया है और बोम्मई के इस बयान पर पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने पलटवार किया है। तो क्या कहा है कुमारस्वामी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अभी से ही ऐसे बयान देने शुरू कर दिए हैं, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। कानून व्यवस्था को लेकर घिरी बीजेपी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर भी आ गई है। इस बीच बीजेपी कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने का प्रचार करने लगी है, जिस पर जनता दल सेक्युलर के नेता कुमारस्वामी ने पलटवार किया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बसवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा होता है तो बीजेपी को प्रदेश से उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। हाल ही में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू की जान ले ली गई थी। कुमारस्वामी ने बीजेपी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर 1000 मोदी भी कर्नाटक आ जाएंगे तो उनका मॉडल काम नहीं करने वाला। अगर वो उस कल्चर को कर्नाटक में लेकर आएंगे तो बीजेपी को राज्य से उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा था कि अगर हालात की मांग हुई तो उत्तर प्रदेश में चल रही योगी सरकार के योगी मॉडल को राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए अपनाया जा सकता है। बोम्मई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल पूरा होने के मौके पर ये बयान दिया और अपनी सरकार को 100 में से पूरे 100 अंक दिए। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा, उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए योगी सही मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में स्थिति से निपटने के लिए
अलग तरीके हैं और उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर स्थिति की मांग होगी तो कर्नाटक में भी सरकार के योगी मॉडल को अपनाया जाएगा। अब मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है। अब देखना होगा कि वो अपने बचाव में क्या कहते हैं। बुलेटिन के आखिर में बात इनकम टैक्स रिटर्न की। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख काफी करीब है। अगर अब तक आपने आईटीआर नहीं भरा है तो बिना देर किए ये काम निपटा लीजिए। आईटीआर फाइल करना कई मामलों में फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं समय पर आईटीआर नहीं फाइल करना परेशानी का सबब भी बन सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब बहुत करीब है। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो तुरंत भर लीजिए। अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। हालांकि सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इसे बढ़ाने की मांग उठ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है। यानी अब आपको हर हाल में 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स फाइल कर लेना होगा। गौरतलब है कि कुछ समय पहले वित्त मंत्रालय ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी थी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब अलग इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। नए नियम के तहत अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकेगा। आपको बता दें कि अगर किसी कारोबार में बिक्री, टर्नओवर या फिर इनकम 60 लाख से ज्यादा है तो कारोबारी को रिटर्न फाइल करना होगा। अगर किसी नौकरी पेशा की कमाई सालाना 10 लाख रुपए से अधिक है तो उन्हें भी आईटीआर दाखिल करना होगा। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस की रकम एक साल में अगर 25,000 से ज्यादा है तब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। और 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के टैक्स पेयर्स के लिए टीडीएस प्लस टीसीएस की लिमिट 50,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा अगर बैंक सेविंग्स अकाउंट्स में जमा रकम एक साल में 50 लाख या इससे ज्यादा है तो ऐसे डिपॉजिटर्स को भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आपको बता दें कि सभी नियम 21 अप्रैल से लागू माने जाएंगे। सरकार का मानना है कि नए बदलावों से इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सकेगा। तो बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।